हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के में अब हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर दिया। इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल है उसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज देखी थी, उसके डिफरेंट लेजर्स देखे थे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट एक्सेट्रा। प्लस फिर उसके बाद हमने स्पेशल केसेस और स्पेशल ट्रीटमेंट्स, स्पेशल एडजस्टमेंट्स देखे थे, जस्ट लाइक व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, अब हम उसी में आगे बढ़ते हैं और रियलाइजेशन की कुछ और जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या, 12 बोर्ड्स के अंदर डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर है इसके अंदर जर्नल एंट्रीज बहुत पूछते हैं। और जर्नल एंट्रीज में भी कौन सी, जो सेपरेट इंडिविजुअल केसेस वाली जर्नल एंट्रीज होती है रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, इस टाइप की जर्नल एंट्रीज होती है। इंडिविजुअल केसेस होते हैं 4-5 और उसी की जर्नल एंट्रीज वो लोग एक्चुअली आपसे पूछते हैं। तो अब हम इसके अंदर हम कुछ और जर्नल एंट्रीज देखेंगे जो स्पेशली जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास 10-15 केसेस हैं, उन केसेस के अंदर हम इनकी जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज दी है। व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी पास फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस on the dissolution of partnership firm after various assets and liabilities have been transferred to realization account। अच्छा, जब आप ये जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो आपको एक असम्पशन बेसिकली, या तो वो क्वेश्चन में वैसे मेंशन कर देगा, बट अगर मेंशन नहीं भी है तो एक असम्पशन लेना पड़ेगा कि आप अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट से उठा करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। ये असम्पशन लेकर के ही आपको ये जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगी। मींस आप बैलेंस शीट को खाली कर चुके हैं। बैलेंस शीट मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या कहा था कि भाई अब फर्म डिसॉल्व हो रही है और आपको एसेट्स बेचना है, तो आप बैलेंस शीट को खाली करके रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे और वहां से फिर आप क्या करेंगे, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को अल्टीमेटली सेल करेंगे। तो अभी जब हम ये जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो हमारा डिफॉल्ट असम्पशन ये होना चाहिए कि हम हमारी बैलेंस शीट को खाली कर चुके हैं और खाली करके हम उसको रियलाइजेशन में डाल चुके हैं। मींस एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री हो चुकी है। क्या होती है एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक। ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। इन द सेम वे ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर आल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये याद रहे कि भाई, जब मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कभी सारी कोई भी एसेट और लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई, उसके बाद उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी फिनिश हो जाती है। मींस अगर हमने मशीन को सेल किया तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन ना होते हुए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो कहने का मीनिंग ये कि जब आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपका डिफॉल्ट असम्पशन ये होना चाहिए कि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, ट्रांसफर हो चुकी हैं। बस अब टाइम में हमें उनको क्या करने का, रियलाइज करने का, और उसी से रिलेटेड सारे हमारे एडजस्टमेंट्स है। ओके, तो हमें ये हमारा असम्पशन है। तो इसके अंदर भी दे ही रखा है उसमें कि आफ्टर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन कैश हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं भी होता तो हम डिफॉल्ट असम्पशन हमारा यही लेके चलते हैं। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 1 है स्टॉक वर्थ ₹15,000 इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर ए एट ₹12,000। स्टॉक था 15,000 रुपीज का, मींस उसकी बुक वैल्यू 15,000 थी जो बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ट्रांसफर की थी। जब एंट्री बनी होगी रियलाइजेशन टू स्टॉक तो कितने से बनी होगी वो 15,000 रुपीज से। वो एक पार्टनर ने कहा कि मुझे दे दो, मैं ले लेता हूं उससे, कितने रुपए में, 12,000 रुपीज में। तो मींस देखिए अल्टीमेट रियलाइजेशन इज ऑफ ₹12,000। आपका 12,000 का रियलाइजेशन हुआ है तो हम 12,000 से एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन, आपका स्टॉक बिक रहा है, आपकी इनकम हो रही है तो रियलाइजेशन विल बी क्रेडिटेड। लेकिन ये कैश में ना बिकते हुए पार्टनर ले रहा है तो हम ये पैसा किससे लेंगे, पार्टनर से रियलाइज करेंगे। तो एंट्री विल बी व्हाट, पार्टनर ए ने लिया है तो एंट्री विल बिकम व्हाट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से पैसा लेना है, और टू रियलाइजेशन अकाउंट ये एंट्री हो जाएगी। और 15 का था लेकिन ए ने लिया है 12,000 रुपीज में, तो हम 12,000 की एंट्री ही इसके अंदर डालेंगे। ओके, और नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय ए डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट एट ₹12,000। ये आप इसका नरेशन अल्टीमेटली बना लीजिएगा। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई रियलाइजेशन की। सेकंड ट्रांजैक्शन है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹20,000। एम्प्लॉइज को एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कुछ कॉम्पनसेशन पे करना था, फर्म ने पे कर दिया। तो फर्म ने पे कर दिया तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। पे किया मींस पेमेंट इज गोइंग आउट इन कैश, तो एंट्री विल बी व्हाट, सेकंड एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to what, to cash account,
टू कैश, या चाहे तो आप उसको बैंक भी लिख सकते हैं। अमाउंट इज ₹20,000 बीइंग कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस बीइंग कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज इन कैश डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर 3, sundry creditors amounted to ₹8,000 and these were paid at a discount of 5%। हमारे टोटल 8,000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे और हम फॉर्म वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, ये क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुके हैं, तो एंट्री क्या बन चुकी है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन ट्रांसफर की एट ₹8,000। अब हमने इसको 5% डिस्काउंट पर सेटल किया, मींस वी हैव पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हमें 5% का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो 5% होता है 400, मींस वी हैव अल्टीमेटली पेड ₹7,600 टू द क्रेडिटर्स। We are paying the amount, it means it is an expense, cash is going out of the business। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी भी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू कैश। और अगर चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है तो टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 7,600। ओके, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एट 5% डिस्काउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, एक बात और, जब हमने इसको क्रेडिट किया था रियलाइजेशन अकाउंट में तो 8,000 से क्रेडिट किया था, पेमेंट हुआ है तो 7,600 पे। एनीवे, आप तो ये देखेंगे भाई कितने का अल्टीमेटली इसमें पेमेंट हुआ है। ओके, नाउ कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 4। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹2,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय ए एट ₹1,500। मैंने आपसे कहा था जिस तरह से रिकॉर्डेड एसेट रियलाइजेशन के थ्रू रिकॉर्ड सेल होती है, इन द सेम वे अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर आल्सो सोल्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। ये बात अलग है कि रिकॉर्डेड एसेट बुक वैल्यू से रियलाइजेशन में पहले ट्रांसफर होती है और अनरिकॉर्डेड एसेट बुक वैल्यू से ट्रांसफर नहीं होती, बट वो सेल तो अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट से ही होगी। तो यहां पर एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 2,000 की, जिसको ए ने लिया 1500 में। अब वैसे भी अनरिकॉर्डेड थी, 1500 में बिकी तो 15 का पूरा फायदा ए ने लिया, तो हमें ए से पैसा लेना, ए के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी नंबर 4 इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया? डिक्रीज इन एसेट, और रियलाइजेशन को क्रेडिट क्यों किया? इंक्रीज इन इनकम। इनकम हमारी इंक्रीज हो गई एक्चुअली। ठीक है, फाइन। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट 1500 में सेल हो गई। फाइन, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड टू ए डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 4 हो गए। 5th है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ₹21,000 was to be distributed between A and B in the ratio of 4:3। इन्होंने पूरा रियलाइजेशन कर लिया। अभी इसको आप इससे कोरिलेट नहीं करें, सब इंडिविजुअल केसेस हैं। हाँ, इन्होंने पूरा रियलाइजेशन कर लिया और उस पूरे रियलाइजेशन पे ₹21,000 का प्रॉफिट हुआ, जो हमें 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 4:3। रियलाइजेशन प्रॉफिट जब पार्टनर्स को रियलाइजेशन प्रॉफिट कब आएगा? जब रियलाइजेशन का क्रेडिट डेबिट से ज्यादा हो, तो डेबिट शॉर्ट पड़ेगा। भाई क्रेडिट मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे 50,000 रुपया, ठीक है, और इधर ये कितना है? लेट्स सपोज 29,000। तो अब जो डिफरेंस था वो डेबिट साइड में शॉर्ट पड़ा 21,000, और है क्या? एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, मींस इट इज अ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल का नेचर, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है, और क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में। तो एंट्री हो जाएगी व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। डेबिट शॉर्ट था तो उसको 21,000 से डेबिट कर दिया टू एस कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर है ए, और टू बीस कैपिटल अकाउंट। दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो 21,000 इंटू 4/7 12,000, and second is what? 9,000, and the ratio will be what? Being profit on realization credited to partners capital account in their profit sharing ratio। तो ये हमारा प्रॉफिट की एंट्री एक्चुअली होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 6। deferred revenue expenses, deferred revenue advertising expenses appeared at ₹30,000। deferred revenue expense जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एक्सेट्रा, ये कहां पर अपीयर होते हैं? ये होते हैं टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द बैलेंस शीट, और एसेट में जो भी होते हैं वो एक टाइप के लॉसेस होते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो, डेफर्ड एक्सपेंसेस हो, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, ये सब पार्टनर को राइट ऑफ करना पड़ते हैं। पार्टनर राइट ऑफ करेंगे तो उससे उनकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होगी तो डेबिट, और ये एक्सपेंस राइट ऑफ हो रहा है, एसेट राइट ऑफ हो रही है तो क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी, मान लीजिए 2 ही पार्टनर को हम असम्पशन लेकर के चलें तो 6th ट्रांजैक्शन विल बी व्हाट? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू वॉट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, जैसा आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। उसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस 30,000 रुपीज का है और हम मान लें कि अभी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 या इक्वल रेशो मान लें तो 15,000 विल बी डेबिटेड टू ए एंड 15,000 विल बी डेबिटेड टू बी, बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस डेबिटेड रिटर्न ऑफ एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, यहाँ पर कुछ ऐसा, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाया तो क्या पता क्या रेशो, तो मैंने 1:1 मानकर कर लिया। 3:2 हो तो अकॉर्डिंगली उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 5:3 हो तो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट सेम टू सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अच्छा, एसेट साइड पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, इट मींस इट रिप्रेजेंट्स लॉसेस, ये लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है और फिर लॉसेस रिप्रेजेंट होंगे तो उससे पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी और P&L क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी व्हाट, जैसे हम मान लें यही ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू P&L अकाउंट, ओके, टू P&L अकाउंट एंट्री बन जाएगी, कितना अमाउंट है भाई ये 60,000 और लेट सपोज 2:1 का रेशो तो 40,000 इधर और 20,000 इधर, इक्वल रेशो होगा तो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, कभी इस केस में अगर प्रॉफिट हो जाता तो प्रॉफिट, कभी वो बोलता P&L अकाउंट वाज अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो वो अपने आप में प्रॉफिट होता, एंट्री इसकी ऑपोजिट बन जाती, P&L अकाउंट डेबिट हो जाता, ए के कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता। एनीवे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट ₹6,000, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था 6,000 में, बिकेगा कहां से, थ्रू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से बिकेगा तो कैश का इनफ्लो होगा, कैश हमारे पास आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक के थ्रू आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू व्हाट, टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, नो, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम लिखेंगे इसको रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट इज ₹6,000 और नरेशन होगा बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड फॉर कैश, ये हो जाएगा। एनीवे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 9th पॉइंट, पार्टनर जेड पेड टू अ क्रेडिटर ₹20,000, हमें एक क्रेडिटर को ₹20,000 पे कर दे थे, पार्टनर जेड ने कहा कि मैं इसे पे कर दूंगा, पार्टनर जेड ने अगर ऐसा कहा है कि मैं उसे पे कर दूंगा, इट मींस ये नहीं है कि हम पार्टनर जेड को ना दें, पार्टनर जेड उसको पे करेगा, ऐसा नहीं, partner Z will pay to the creditor and we have to pay, means firm had to pay to the partner Z, मतलब हमें पार्टनर Z को पेमेंट करना है, फर्म का बर्डन है, फर्म का बर्डन रियलाइजेशन में डेबिट होगा, पार्टनर को देना तो पार्टनर की कैपिटल इससे इंक्रीज होगी तो इट विल बी क्रेडिटेड, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9th, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन है भाई ये, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज व्हाट, 20,000 रुपीज का हम इसको पेमेंट कर देंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, बीइंग पेमेंट टू क्रेडिटर क्रेडिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 10th पॉइंट, बैंक लोन ऑफ ₹12,000 इज पेड ऑफ, हमने 12,000 रुपए का बैंक लोन पे कर दिया, तो बैंक लोन पे कर दिया, एक्सपेंस हुआ फर्म का, रियलाइजेशन विल बी डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, या चाहो तो आप बैंक अकाउंट कर दो, 12,000 रुपीज का बैंक लोन पे हो गया, बीइंग बैंक लोन पेड इन कैश, हम इसकी एंट्री ऐसे डाल देंगे। एनीवे, सुधा अ पार्टनर, बोला है एक पार्टनर है सुधा नाम की, एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन ₹19,000, एक्चुअली सुधा पार्टनर होगी, उसके हस्बैंड ने फर्म को लोन दिया होगा और अब फर्म वाइंड अप हो रही है तो उसके हस्बैंड को लोन रिटर्न करना है, तो सुधा ने कहा कि भाई ये लोन का पेमेंट मुझे कर दो, मैं अपने हस्बैंड को कर दूंगी, तो और हस्बैंड से उसने बात करवा दी, तो हम तो क्या करेंगे, बीइंग अ फर्म हम किसको पेमेंट करेंगे, सुधा को, तो सुधा के कैपिटल अकाउंट इससे इंक्रीज हो जाएगा, तो एंट्री विल बी व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये फर्म का एक्सपेंस है लेकिन कैश में नहीं हो रहा, अभी हम कहां डाल रहे हैं, सुधास कैपिटल अकाउंट, जो फाइनल पेमेंट होगा वो लास्ट में कर दिया जाएगा। कितना लोन है भाई इसके हस्बैंड का, 19,000 रुपीज, ये इसका लोन है, इसका रीपेमेंट हो जाएगा, बीइंग सुधास लोन रीपेड एंड क्रेडिटेड टू सुधास हस्बैंड लोन रीपेड एंड credited to Sudha's capital account. 12th point is a debtor whose debt of ₹9,000 was written off in the books paid ₹7,500 in full settlement. अब ये है bad debts recovered.
भाई हम क्या कर रहे थे, सारे डेटर से अमाउंट रियलाइज कर रहे थे, और एक डेटर ऐसा था जिसको प्रीवियसली पास्ट में हमने क्या किया था, बैड डेट्स मान करके उसको बुक से हटा दिया था। मींस हमने एंट्री डाल दी थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, जब उसका पैसा डूबा था। अब हम क्या हुआ, सबसे मांग रहे थे, सबसे जो भी हमारा कलेक्शन कर रहे थे उसमें, और सोचा कि भाई इसके पास भी चले चलते हैं, इधर मार्केट में आ गए, उसके पास गए तो लकीली उसने हमको 7500 दे दिए, जबकि उससे हमें लेने थे 9000। एनीवे हम तो पूरा ही राइट ऑफ कर चुके थे। अनरिकॉर्डेड, इसको एक तरह से हम अनरिकॉर्डेड एसेट मानेंगे, भले केस भी हो, वो सब रियलाइजेशन के थ्रू ही होगी। कैश हमारे पास आ रहा है 7500 और रियलाइजेशन के थ्रू आ रहा है, तो एंट्री विल बी व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Amount is rupees what, 7500 and 7500 being payment made to being unrecorded asset या being bad debts recovered credited to realization account. Sundry creditors of rupees 10,000 were paid at a discount of 9%. 10,000 के क्रेडिटर से 9% डिस्काउंट पर हुआ है। अभी हम वैसे इसका इस तरह का ट्रांजेक्शन हम देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको लिख दूं, एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। 10,000 के टोटल क्रेडिटर थे, 9% डिस्काउंट, 900 रुपए काटने के बाद वी हैव टू पे रुपीज 9,100 टू द क्रेडिटर। ये हमने इसको पेमेंट कर दिया। नाउ द ट्रांजैक्शन नंबर 14, लॉस ऑन रियलाइजेशन रुपीज 9,400 वाज डिवाइडेड बिटवीन सुधा एंड शिवा इन 3:2 रेशो। दो पार्टनर है सुधा और शिवा, जैसे अभी हमने यहाँ पर ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये वाला, ठीक है। इन द सेम वे राइट, अब यहाँ पर रियलाइजेशन का लॉस हो गया, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इससे उनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। पार्टनर की कैपिटल की डिक्रीज होगी तो वो डेबिट जाएगा। और लॉस कब होता है, व्हेन डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सीड्स क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट में शॉर्ट पड़ेगा, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट to what, to realization account, being loss debited to realization account। सुधा और शिवा का 9400 का लॉस है, रेशो 3:2 का है। 9400 into 3/5 is rupees 5640 and 3760। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, द फर्म हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन विच द प्रीमियम पेड वाज कंसिडर्ड एज एन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वाज 10,000 ऑन डिसोल्यूशन। एक्चुअली जॉइंट लाइफ पॉलिसी 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये कि कभी किसी क्वेश्चन के अंदर इन केस आ जाए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सारे पार्टनर्स मिलाकर के एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं जिसका एक्सपेंस फॉर्म के एक्सपेंस कंसिडर हो जाता है। एनीवे, अब ये किसी की डेथ होने पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा पूरा मिलता है, अगर किसी की डेथ ना होगी तो उसके ऊपर फिर सरेंडर वैल्यू रिसीव होती है। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी वैसे 1 लाख रुपीस की, इसके प्रीमियम का एक्सपेंस फॉर्म के अंदर डेबिट होता था। आज ये फॉर्म वाइंड अप हो रही है तो हम क्या करेंगे, उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम क्या करवाएंगे, सरेंडर करवा लेंगे और सरेंडर करने का पैसा हमारे पास आ जाएगा, जस्ट लाइक सेलिंग ऑफ अदर एसेट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की 1 लाख रुपए उधर ट्रांसफर हो चुकी होगी, नहीं भी हुई होगी तो इसको अनरिकॉर्डेड एसेट मान करके हमें इसको पेमेंट रिसीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 21,000 इन द जनरल रिजर्व अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज है, 21,000 है, डिस्ट्रीब्यूट कर दें बिटवीन द पार्टनर्स। एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर्स हैं भाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। 21,000 रुपीज है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 11,500 एंड 11,500। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 10,000, इट वाज पेड बैक टू हिम एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। एक्स नाम का एक पार्टनर था, उसने फर्म को लोन दिया था कितने का, 10,000 रुपीज का, और हमने उसको रीपेमेंट कर दिया। जब उसने लोन दिया था तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है और उस पार्टनर के लिए एसेट है। अब हम उसको लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं तो लोन का रीपेमेंट जो होगा उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, सॉरी उसके लोन अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री होगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर है उसका लोन अकाउंट डेबिट, किससे पेमेंट कर रहे हैं, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट इसकी है 15,000 है, लेट्स सपोज, तो 15,000 रुपीज बीइंग एक्स लोन रीपेड। अच्छा, लोन अकाउंट एक्स का जो पार्टनर का लोन अकाउंट होता है वो एक सेपरेटली बनता है और उसका लोन का रीपेमेंट लोन अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट होगा। ओके, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में हम एक्चुअली नहीं डालते। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा
देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑफ ₹4,000 वाज आल्सो डिस्चार्ज। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अभी तो इतना समझ लें किसी सर्टेन इवेंट के होने पर ये लाइबिलिटी क्रिएट होती है। एनीवे अभी फिलहाल हम ये मान लें कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती, बट उसका पेमेंट हमने कर दिया, ₹4,000 का पेमेंट कर दिया, तो रियलाइजेशन के थ्रू उसका पेमेंट हो जाएगा। एंट्री विल बी व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। जो भी अब आप इसकी अमाउंट है वो अमाउंट हमने इसमें डाल दी, लेट सपोज ₹4,000 का हमारा पेमेंट, बीइंग कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड। हमारा ट्रांजैक्शन है सीज लोन ऑफ ₹10,000 वाज डिस्चार्ज अलोंग विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 200 नॉट येट रिकॉर्डेड। अब यहाँ पर वही सेम टू सेम जो पार्टनर का लोन था वो रीपे हुआ है, पर उस केस में पार्टनर का लोन पूरा लोन एज इट इज पे हुआ था। यहाँ पर ₹200 हमको अक्रूड इंटरेस्ट था वो भी रीपे किया, मींस 10,000 का लोन, ₹200 का इंटरेस्ट। अब देखिए 10,000 का लोन जो इंपॉर्टेंट एंट्री है, 10,000 का लोन तो जो यहाँ से है बीज लोन अकाउंट डेबिट, ये इसका लोन हमने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन हमारे पास से कैश कितना गया, 10,200, ₹200 की चीज के इंटरेस्ट के, एंड इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। और रियलाइजेशन के टाइम के या डिसोल्यूशन के टाइम के सारे एक्सपेंस कहां डेबिट होते हैं, रियलाइजेशन में। तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ₹200। अगर इन केस जैसे अगर मैं एक ट्रांजैक्शन बोलता हूं कि भाई अब लोन पेएबल टू पार्टनर ₹10,000 वाज डिस्चार्ज फॉर ₹9,500। अभी मुझे ट्रांजैक्शन याद आ गया तो बता दूं उसमें कि हमें एक पार्टनर था, उस पार्टनर का लोन था ₹10,000 का, और हमने उसको 95,000 पर डिस्चार्ज करने के लिए रेडी कर लिया। अब देखिए यहां पर एंट्री क्या बन जाती है, 19th एंट्री, मान लीजिए ए इज लोन अकाउंट डेबिट, तो ए का लोन पे करना था कितना, ₹10,000, और जबकि हमने उसको कैश पे कितना पे किया है, 9,500। अच्छा 10,000 के अगेंस्ट वी आर जस्ट पेइंग ₹9,500, मींस देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹500 एंड ऑल प्रॉफिट। जब सारे एक्सपेंस रियलाइजेशन में जा रहे हैं तो सारी इनकम्स भी कहां जाएंगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹500। और उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 वाज रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 200। एक कस्टमर ने हमको कमीशन एडवांस में दे दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम। हमारी एक अनअर्न्ड इनकम थी ₹1,000 की, अब हमारी फॉर्म वाइंड अप हो रही है तो उसको मनी रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो हमने उसको ₹200 डिडक्ट करके मनी का रिटर्न कर दिया, तो हमारा एक्सपेंस है डेबिट होगा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री विल बी व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,000 का पेमेंट था बट हमने उसको ₹800 पर पे किया। और वैसे भी जब ये अनअर्न्ड लाइबिलिटी, अनअर्न्ड इनकम जो है बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में आई होगी तो उससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। अब हम उस 1,000 से और आज हम उसको 800 पर पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। सो ये हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस थे जो मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस थे, जो बेसिकली और रिपीटेडली जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, भले आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हो या आपकी फाइनल एग्जाम्स उसके अंदर। तो इन जर्नल एंट्रीज को आप इस जो ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज करते जाएं। तो आई होप अब आपको ये जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।